हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि अगर आप नया ट्रैक्टर या फिर कोई भी नया वाहन खरीदना चाहते हैं जिसमें आप लोन लेना चाहते हैं, इट मीन्स फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो आप किस किस क्राइटेरिया को पूरा करते हो तब आपको फाइनेंस मिलता है, या फिर आप टाइम पे लोन नहीं पटा पाते हो मतलब EMI, तो इसका क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोन की बात करते हैं तो आपको एक तो बैंक फाइनेंस देगा या फिर दूसरा फाइनेंस कंपनी, इन दोनों में से किसी भी एक लोन आपको अप्लाई करना पड़ता है और दोनों में से कोई भी आपको ऐसे ही लोन नहीं देगा। अब उनके जो क्राइटेरिया है उनको आप फुलफिल करोगे तभी आप दोनों में से कोई भी आपको लोन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक अच्छी जॉब है या फिर एक अच्छे बिजनेस है या फिर आप एक अच्छे कृषक हैं। अच्छे कृषक इट मीन्स कि आपके पास अच्छा खासा ज़मीन है, तो उस चीज़ को देख के आपको या तो बैंक भी फाइनेंस दे देगा या फिर फाइनेंस कंपनी भी आपके वाहन को फाइनेंस कर देता है। इट मीन्स कि वो आपको प्रॉपर्टी देखता है इट मीन्स कि वो ये समझता है जिस चीज़ में आप काम करते रहते हो या फिर आप कृषक हो तो आपका ज़मीन को देख के एक अनुमान लगाता है ये बंदा या फिर ये आदमी जो फाइनेंस कराया है वो EMI इजीली भर सकता है या फिर नहीं, उसका अंदाज़ा लगाता है। इंस्पेक्शन करने के लिए आपके घर में आते हैं, देन आपको फाइनेंस मिलता है। ये तो था फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़। अब बात करते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट चीज़ की। अगर आप लोन ले लिया, लोन आपको मिल गया, आपका बिजनेस सही था या फिर आपका जॉब अच्छा था, अगर बाद में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया कि आपका जो जॉब है वो छूट जाए गलती से किसी प्रॉब्लम से, या फिर आपका जो बिजनेस है वो गलती से ठप हो जाए और आप टाइम पे EMI नहीं पटा पाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो कई लोग करते क्या है कि कई लोग जैसे बैंक को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बैंक से फाइनेंस लिया है तो आप बैंक से इग्नोर कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा भी होता है जो बैंक को रिस्पॉन्स करता है। बैंक को इग्नोर और रिस्पॉन्स करने का ये मतलब होता है कि अगर आप टाइम से EMI नहीं पटा पा रहे हैं तो कई लोग ऐसा होते हैं गाड़ियाँ छुपा देते हैं या फिर गाड़ियाँ छुपा देते हैं और EMI भी नहीं भरते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि किसी प्रॉब्लम में आने के बाद वो इजीली बैंक में जाके बात करते हैं कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, या तो आप गाड़ी रख लो या फिर हम पैसा अभी नहीं पटा पाएंगे। ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है कि सडन आप एक किस्त नहीं पटाई, एक EMI नहीं पटाए और आपकी गाड़ी खींच के ले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट EMI नहीं पटा पाए टाइम पे, तो सेकंड मंथ या फिर जस्ट डेट पे आपका EMI रहता है और उसके 1 वीक में ही आपका एक रिमाइंडर आता है। उनके एक बंदे होते हैं जो कॉल करता है कि आपने टाइम पे EMI नहीं पटा पा रहे हैं। जब फर्स्ट EMI आपका फॉल्स होता है मतलब फेल होता है, तो नॉर्मल बंदे ही जो आप वहाँ पे वर्किंग करते हैं, जो वर्क करते हैं, वही आपको कॉल करके रिमाइंडर देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता है जब आपका फर्स्ट EMI फेल होता है। लेकिन जब आप दूसरा EMI भी फेल कर देते हो तो बैंक के कलेक्शन मैनेजर का सीधे आपको फ़ोन आता है और साथ में जो बैंक में कलेक्शन एजेंसी होती है जो कलेक्शन का काम करती है, उसके बाद एक कलेक्शन एजेंसी का भी आपको कॉल आता है, लेकिन आप उसको भी इग्नोर करते हैं तो आपके पास आता है डिमांड लीगल नोटिस। उसमें ये लिखी होती है कि आपका ड्यू ये है, मतलब आपको इस तारीख को EMI पटाना था, आपने नहीं पटाया। एक तरीके से आप उसको वार्निंग ले सकते हैं। उसके बाद AO मतलब उसमें सारी डिटेल्स लिखी रहती है जो भी, लेकिन आप इसको भी फेल कर देते हो। पहला आपका फेल हो चुका है, दूसरा फेल हो चुका है, और अगर आप तीसरा EMI भी फेल कर चुके होते हो, जो वार्निंग लेटर दिया गया होता है उसको भी अगर आप मतलब इग्नोर कर देते हो, तो बैंक आपको NPA घोषित कर देता है। NPA इट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। बैंक आपके लिए जनरेट करता है लेटर टू सीज, आपकी गाड़ी को सीज करने के लिए, और वो लेटर दे देता है सीधे बैंक एजेंसी के कलेक्शन के बंदों को, और वो आपके सीधे आपसे कांटेक्ट कर, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 किस्त फेल किया हुआ होता है। अगर गाड़ी आपने अच्छे से दे दी, हैंड ओवर कर दी, मतलब आपने उस गाड़ी की अच्छे से दे दी तो सही है, अदरवाइज आप छुप जाते हो या फिर गाड़ी नहीं देना चाहते हो तो ये मामला थोड़ा सा और बढ़ जाता है और पेचीदा हो जाता है। और अगर आपने ऐसी गलती करते हैं तो बैंक आपको फिर लीगल एक्शन लेने का काम शुरू कर देती है। और लीगल एक्शन लेने का काम शुरू कैसे करती है? जब आप फाइनेंस करवाते हो उस समय आप साइन दिए होते हैं चेक में, और उसमें वो फुल अमाउंट दे के डिपॉजिट करवाती है
बैंक। और वो जो चेक है ऑटोमेटिक बाउंस होगा ही, क्योंकि आपके पैसे में आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, और आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो ऑटोमेटिक बाउंस होगा ही। और आपके साथ ऐसा होता है तो आपके ऊपर लग जाती है सेक्शन 138, और आपके घर में कोर्ट के द्वारा नोटिस आ जाती है। इस तरीके से बैंक उसको लीगल एक्शन में ले लेता है। इसीलिए ही जब आप फाइनेंस कराते हो तो आपके से चेक लिया जाता है जिसमें आपका साइन किया हुआ होता है। और एक बात, जब आप बैंक के लिए एनपीए घोषित हो जाते हो तो आपका सिविल स्कोर भी बहुत कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसका नुकसान ये है कि जब आप अगले बार लोन के लिए अप्लाई करोगे, कोई भी नया वाहन खरीदना चाहोगे तो आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है या फिर नहीं भी मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि आप जिस बैंक से लिए हो उसी से नहीं मिलेगा। अदर बैंक या फिर अदर फाइनेंस कंपनी से भी आप लोन लेना चाहोगे तो उसके बाद आपको लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत हो सकता है या फिर लोन नहीं भी मिल सकता है। सिविल स्कोर, इसका ये मतलब होता है, आप ये लगा सकते हैं कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र या फिर आपका रिजल्ट कह सकते हैं कि आप किस तरीके से लोन को परफॉर्म करते हो, आप इग्नोर करते हो या फिर अच्छे से ईएमआई पे करते हो। उसमें ये देखा जाता है कि जो आप पुराने लोन लिए हैं उसका ईएमआई टाइम से भरा है, उसका जो मतलब मंथली आपका ड्यू है उसमें आपने अच्छा से पैसा जमा किया है या फिर आपने किस तरीके से पैसा जमा किया है। ये सारी चीज़ों को देखा जाता है सिविल स्कोर बनाने में। उसके बाद अगर आप गाड़ी छुपा देते हैं, गाड़ी नहीं देना चाहते हैं या फिर आप छुप जाते हैं, तो जो कलेक्शन एजेंसी वाले होते हैं बैंक, जो कलेक्शन एजेंसी बनाया होता है, वो आपको कैसे भी आपको पता कर लेता है कि आप कहाँ रहते हो, आपकी गाड़ी कहाँ रहती है। उनका जो गाड़ी उठाने का तरीका होता है वो काफ़ी लीगल होता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बैंक से गाड़ी उठाने आते हैं। सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म करते हैं कि हम गाड़ी उठाने जा रहे हैं। उनके पास लेटर टू सीज ऑटोमेटिक होता है बैंक की तरफ से, और आपसे गाड़ी उठाने के बाद वो पुलिस स्टेशन में ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम गाड़ी वहाँ से उठा ली है। इसके साथ कस्टमर के भी कुछ राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कलेक्शन वाले आए तो आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, मैनर के साथ आपका गाड़ी ले सकते हैं। इसके लिए वो करते क्या है, जब आपके पास गाड़ी लेने आते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और वीडियो बना के आपका ले जाते हैं, ताकि आप बाद में ये ना बोल सको कि हमें ये प्रॉब्लम किया, ये गाली गलौज किया, या फिर किसी भी तरीके से आप उनकी बदनामी या फिर उन पे झूठे इल्जाम ना लगा सको। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी किसी न किसी प्रकार से बैंक के पास आ ही जाती है। और दूसरा जो मैंने बताया था, अगर आपका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई है, आप ईएमआई पटाने के लायक नहीं रहे, तो आप बैंक के पास जाके अपना गाड़ी हैंड ओवर कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में गाड़ी बैंक के पास आ जाती है। उसके बाद बैंक क्या करती है, उसे 1 महीने के अंदर अंदर ऑक्शन में लगा देती है। उसके साथ साथ और भी गाड़ियां होती है और भी ट्रैक्टर्स होती है। जैसे अगर आपका ट्रैक्टर अच्छा है तो, या फिर आपका ट्रैक्टर ख़राब है, जिस भी कंडीशन में है, तो आपका उसी रेट में बिक जाता है। कई भी ट्रैक्टर सेकेंड हैंड ट्रैक्टर शोरूम वाले होते हैं, वो आपके ट्रैक्टर को ले जाते हैं। लेकिन ट्रैक्टर को जो जिस अमाउंट से खरीदते हैं, उसके बाद भी जो अमाउंट आपका बच जाता है, बचा हुआ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही कोर्ट का अमाउंट और वेयर हाउस का अमाउंट भी आपको ही पे करना पड़ता है। साथ ही आपको पार्किंग चार्ज भी आपको ही पे करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप पैसा पे करने लायक हो, तो ये अगर आप बैंक के मैनेजर से जाके बात करते हो तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। वो आपका जो गाड़ी होता है वो थर्ड पार्टी से बिना किसी ऑक्शन लगाए सेल कर देती है। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास ईएमआई पे करने के लिए अगर नहीं है तो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, सभी चीज़ का सुलझाव होता है, सभी चीज़ का सुझाव होता है। आप बैंक में जाके इजीली अपना सरेंडर कर सकते हैं लोन। आप वहां जाके मैनेजर से प्यार से बात कर सकते हैं, अपनी मजबूरी बता सकते हैं। ये तो था बैंक का प्रोसेस। लेकिन आप फाइनेंस कंपनी से लेते हो तो उसमें इतना सब कुछ नहीं होता। आपका दूसरा ईएमआई नहीं जाने पर ही वो आपकी गाड़ी को खींच लेते हैं और इतना रूडली बिहेव करते हैं वो, जितना बैंक वाले नहीं करते। बैंक वाले आपको रिस्पेक्ट से ही बात करेंगे, लेकिन फाइनेंस कंपनी वाले जो होते हैं वो आपको थोड़ा सा रूडली बात करते हुए ही मिलते हैं। तो यही कुछ फ़ायदे होते हैं फाइनेंस कंपनी और बैंक में लोन लेने से। अगर इनकेस भगवान ऐसे कभी ना करे, लेकिन अगर आपका लोन कभी फेल हो जाता है तो आप ऐसा ना करें कि इग्नोर करें या फिर गाड़ी छुपा दें।
आप उनके सामने जाके बात करके उनके बातों को आपकी बातों को उनके पास रखिए, समझिए। वो भी समझते हैं, क्योंकि अगर बैंक की बात करें तो उनका भी रेपुटेशन ख़राब होता है वो सारी चीज़ें करने में, तो आपको थर्ड पार्टी को उन्हें भी बेचने का थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहत रहता है। और बैंक में ये भी फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरा है, गाड़ी आपका जो बिक जाता है, उसके बाद भी अगर आपका बैलेंस बच जाता है और आप बोलते हो कि मुझे अभी बैलेंस पे करने में असमर्थ हूँ, तो ऐसा भी होता है कि आपका जो लोन होता है वो माफ़ भी हो जाता है। लेकिन अगर आपका इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ दिन बाद सही हो गया तो आप इजीली उसको पे कर सकते हो। अगर आप उसको पे नहीं करते हो तो लाइफ में कभी आपको फिर दूसरा लोन नहीं मिलेगा। तो यही कुछ रहता है दोस्तों इसका प्रोसेस। और जैसे मैंने पहले ही बता चुका कि सिर्फ एक बैंक से नहीं, अगर आप दूसरे बैंक से भी अप्लाई करते हो तो आपका पैन कार्ड के जरिए आपका सिविल स्कोर पता चल जाता है। इसलिए किसी भी बैंक से आपको सेकंड बार या फिर दूसरा चांस में फाइनेंस नहीं होता है। तो यही कुछ था दोस्तों आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन